हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है G6PD डेफिशिएंसी एंड हीमोलिटिक एनीमिया। बेसिकली हमने एनीमिया की सीरीज स्टार्ट की थी और एनीमिया की सीरीज में जो हमने लास्ट एनीमिया डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया एक बार रिकॉल करते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? ऐसा एनीमिया जिसमें आपकी आरबीसी क्या करने लग जाती हैं, ब्रेक करने लग जाती हैं। आपकी आरबीसी ब्रेक करेंगी तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में आरबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है? एनीमिया है। और क्योंकि यहाँ पे आरबीसी ब्रेक कर रही है इसलिए इस एनीमिया का नाम दे दिया हीमोलिटिक एनीमिया। बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल आता है कि आरबीसी ब्रेकडाउन क्यों करती हैं? आरबीसी ब्रेकडाउन क्यों करती हैं? तो इसके पीछे कोई डिसीज, कोई डिसऑर्डर या पैथोलॉजी रही होगी जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेकडाउन कर रही है। तो ये जो भी डिसीज या डिसऑर्डर है ये या तो जेनेटिक होगा यानी कि हेरिडिटरी होगा, जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहा होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर ये एक्वायर्ड नेचर का होगा। एक्वायर्ड नेचर का होगा कहने का क्या मतलब है कि जो भी पेशेंट है, जो भी बच्चा है, वो उसको लेके पैदा नहीं हुआ है, उसके पैदा होने के बाद इसको ये बीमारी हुई है और उस बीमारी में क्या हो रहा है, उस पेशेंट की या उस बच्चे की आरबीसी क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। बस समझ में आ रही? तो दो तरह की डिसीज हो सकती है। जेनेटिक हो सकती है कि वो बंदा उस डिसीज को लेके पैदा हुआ हो और उस डिसीज की वजह से आरबीसी ब्रेक डाउन कर रही है, या फिर उसके पैदा होने के बाद ये डिसीज उसको हुई हो और उसमें आरबीसी क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, यानी पर्सन को क्या हो रहा है, हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। जेनेटिक डिसीज के जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी एंड सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमने प्रीवियस लेक्चर में हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे G6PD डेफिशिएंसी के बारे में और उससे हीमोलिटिक एनीमिया कैसे होता है इसके बारे में। वही हमारा आज का टॉपिक है, G6PD डेफिशिएंसी और इसकी वजह से कैसे हीमोलिटिक एनीमिया होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अभी G6PD होता क्या है? तो G6PD का पूरा नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये बेसिकली क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और आपको पता है एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन्स को कौन बनाता है? कोई ना कोई जीन बनाता है। अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि जीन जो होता है वो एमआरएनए बनाता है और इस एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन ही क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। या एंजाइम्स ही क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। तो अगर G6PD एक एंजाइम है, G6PD एक एंजाइम है तो उसको किसी जीन ने बनाया होगा। और जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर ये एंजाइम नहीं बनेगा। और एंजाइम नहीं बनेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो G6PD की डेफिशिएंसी कब होती है पता है आपको? जब उसके जीन में डिफेक्ट आए। खास बात यह है कि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो जो G6PD डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है ये बेसिकली क्या है, ये एक एक्स लिंक्ड हेरिडिटरी एंजाइमेटिक डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड क्यों बोला? क्योंकि इसका जो जीन है, G6PD एंजाइम बनाने वाली जो जीन है, उसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। हेरिडिटी क्यों बोला? ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होगा। और ये क्या है, डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी के अंदर जो ये G6PD एंजाइम है, इसको बनाने वाला जो जीन है वो कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इस जीन में अगर म्यूटेशन होगा तो G6PD नहीं बनेगा और G6PD की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब एक सवाल आता है कि सर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाने से क्या दिक्कत है? G6PD की डेफिशिएंसी हो जाने से यह दिक्कत है कि आरबीसी ब्रेक कर सकती है। इसका मैकेनिज्म बहुत डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपको मतलब स्मॉल मैं बता दूं कि ये G6PD है ना, ये क्या करता है, हमारी इस सेल को, हमारी इस आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा। क्या, किससे बचाएगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल से बचाएगा। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जैसे कि OH रेडिकल, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो G6PD क्या करता है, इनको बनने से रोकता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारी सेल को किससे बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अगर ये नहीं होगा तो सेल नहीं बचेगी, वो ब्रेक डाउन कर जाएगी इन फ्री रेडिकल की वजह से। तो समझ में आ गया आपको G6PD डेफिशिएंसी क्या होती है। एक्स लिंक्ड है क्योंकि जो आपका G6PD जीन है वो कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे। हेरिडिटरी है क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। और कैसा डिसऑर्डर है, एंजाइमेटिक डिसऑर्डर है क्योंकि G6PD एंजाइम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आरबीसी के अंदर। ओके, अब अगर ये डिसीज किसी पर्सन को होती है, अगर जीन में म्यूटेशन होता है तो दो कंडीशन होती हो सकती हैं। या तो वो एंजाइम बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, या तो बन ही नहीं रहा है, या फिर कम अमाउंट में बन रहा है, या फिर अगर बन रहा है तो डिफेक्टिव बन रहा है। मतलब ये केस पॉसिबल है, जीन में म्यूटेशन हो गया, अब ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि एंजाइम बनना ही बंद हो गया, या फिर ऐसा म्यूटेशन हो सकता है कि एंजाइम बन तो रहा है लेकिन कम बन रहा है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एंजाइम बन तो रहा है बट डिफेक्टिव है, वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स आरबीसी के ऊपर हावी हो जाएंगे और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये आरबीसी को अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो आरबीसी है वो वल्नरेबल हो जाएगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की।
से, और क्या हो जाएगा, आरबीसी में हीमोलाइसिस हो जाएगा, आरबीसी ब्रेक डाउन कर जाएगी अगर G6PD नहीं होगा तो, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, वो फ्री रेडिकल से बचा रहा है आरबीसी को। अच्छा, इसके अलावा आपको वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बताता हूं, यानी वो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस आरबीसी के टूटने को प्रमोट करते हैं। यानी ऐसे समझिए कि एक बंदा पहले से ही G6PD की डेफिशिएंसी से जूझ रहा है, सफर कर रहा है, एक पर्सन को पहले से ही क्या है, G6PD की डेफिशिएंसी है, उसके अंदर चांसेस है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उस आरबीसी को बस्ट कर दे। लेकिन कुछ एडिशनल चीजें ऐसी हो जाती हैं जो इस चीज को और प्रमोट करती हैं, उनको मैं बोल रहा हूं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। यानी कि एक बंदा पहले से ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंडर में है और वल्नरेबल है, उसकी आरबीसी फ्री रेडिकल की वजह से टूट सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं जो इस चीज को और एक्सेजरेट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन को G6PD डेफिशिएंसी है और उसके साथ साथ उसको बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन और हो जाए, तो ये इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देगा और आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर पर्सन को फीवर रहेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से पीएच जो है सेल का वो एसिडिक हो जाए, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिससे और चांसेस बढ़ जाएंगे फ्री रेडिकल के प्रेजेंट होने के। इंजेक्शन ऑफ फेवा बीन्स, ये फेवा बीन्स एक तरह के बीन्स होते हैं, इनकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है कि G6PD का जो डेफिशिएंट पेशेंट है उसके अंदर आरबीसी के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं ये फेवा बीन्स होते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं फेविज्म। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कुनैन नाम से जो आप सुनते हैं। ठीक है, तो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चांसेस बढ़ा देती हैं उस पेशेंट में जो ऑलरेडी G6PD डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है। तो ये वो फैक्टर बताए थे मैंने जो और ज्यादा दिक्कत पैदा कर देते हैं और ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं आरबीसी को टूटने के लिए। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म पे जाएंगे कि कैसे G6PD डेफिशिएंसी किसी पर्सन को होती है। इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो इटियोलॉजी तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज। तो कॉज तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्स लिंक्ड हेरिडिटरी एंजाइमेटिक डिसऑर्डर है, यानी जीन इसका कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इस जीन में क्या होगा, म्यूटेशन होगा, तो क्या होगा, एंजाइम बनेगा नहीं, एंजाइमेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है तो ये मेल में ज्यादा पाया जाएगा एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स होता है, फीमेल के पास तो दो एक्स होते हैं। यहां तो जैसे ही इसमें डिफेक्ट हुआ पर्सन क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। यहां अगर मान लो ये वाला जीन काम नहीं कर रहा तो इस वाले एक्स का जीन काम करेगा, बट मेल के अंदर क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो मोर वल्नरेबल होते हैं फॉर द G6PD डेफिशिएंसी। बात समझ में आई। पैथोजेनेसिस की बात करें, इसका मैकेनिज्म समझें, तो इसका कोर मैकेनिज्म वो यही है कि जो G6PD जो होता है ये क्या करता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या जो ऐसे एजेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल बना सकते हैं उनको एलिमिनेट करता है। ना फ्री रेडिकल बनेंगे, ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, ना सेल की लाइसिस होगी। तो G6PD इनडायरेक्टली क्या करता है, जो भी ऑक्सीडेटिव एजेंट्स होते हैं, जो भी फ्री रेडिकल बनाने वाले एजेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। ना वो एजेंट होगा, ना वो फ्री रेडिकल होंगे, ना आरबीसी को स्ट्रेस आएगा, ना आरबीसी ब्रेकडाउन करेगी। ऐसे एक एजेंट का नाम है H2O2। ठीक है, अब इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म समझते हैं। बेसिकली देखो होता क्या है कि हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो इस G6PD एंजाइम की प्रेजेंस में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, और जब ये कन्वर्ट होता है तो एक NADP एक NADPH में कन्वर्ट होता है। ये जो NADPH है ये वापस से किस में कन्वर्ट होता है, NADP में, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम। जब ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम इस NADPH को वापस NADP में कन्वर्ट करता है, उसी सेम टाइम पे 2 ग्लूटाथायोन कन्वर्ट होता है ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में। और जब ये ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड वापस कन्वर्ट होता है 2 ग्लूटाथायोन में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम, उस वक्त क्या होता है कि ये जो H2O2 होता है ये कन्वर्ट होता है H2O में। हमारा इस पूरी कहानी में बस एक ही मुद्दा है कि ये जो H2O2 है ना ये इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये H2O2 यही ऑक्सीडेटिव एजेंट, ये जो H2O2 है ये बेसिकली बहुत जल्दी टूटता है किसमें, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में। तो इसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी H2O में कन्वर्ट करें। अब तुम एक बात समझो कि अगर यहां पे G6PD नहीं होगा तो आपका NADP से NADPH नहीं बनेगा, और ना ही ग्लूटाथायोन से ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड बनेगा, और ना ही H2O2 H2O में कन्वर्ट होगा। तो ये H2O2 जो है ये एग्जिस्ट करेगा सेल में, यानी जो ऑक्सीडेटिव एजेंट है ये सेल में एग्जिस्ट करेगा। और जब ये सेल में एग्जिस्ट करेगा, जब ये आरबीसी में एग्जिस्ट करेगा, मैंने आपको बताया था ये टूट जाएगा। H2O2 इस तरीके से होता है और टूट जाता है किसमें,
OH फ्री रेडिकल में। किसमें? OH फ्री रेडिकल में। और OH फ्री रेडिकल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव है, अब ये डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप बताओ कि आरबीसी के अंदर होता क्या है? आरबीसी के अंदर ऑब्वियसली सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, बाकी सब तो ये निकाल देता है ना, मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब निकाल देती है। अपने अंदर क्या रखते हैं? हीमोग्लोबिन। तो डिस्ट्रॉय ये किसको करेंगे? फ्री रेडिकल्स जो हैं ये किसको डिस्ट्रॉय करेंगे? हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये बेसिकली जो इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल हैं वो क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन को डीनेचुरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन को डीनेचुरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन को डीनेचुरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो ये समझो कि ये आपकी आरबीसी है। क्या है? ये आपकी आरबीसी है। ये साइड व्यू है और ये मान लीजिए टॉप व्यू है। तो आपका हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? डीनेचुरेट हो रहा है। और जो डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है वो एक जगह जाके जमा हो रहा है और जमा होके बना रहा है हिंज बॉडीज। क्या बना रहा है? हिंज बॉडीज बना रहा है। तो ये आपकी आरबीसी है, आपका ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, और आरबीसी में क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन, ये वाला जो हीमोग्लोबिन है ये क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, डीनेचुरेट हो रहा है, और डीनेचुरेट होकर एक जगह जाके जमा हो रहा है, और जमा होकर क्या बना रहा है? हिंज बॉडीज बना रहा है। तो ये तो आपको साइड व्यू में हिंज बॉडीज दिख रही है, ये आपको टॉप व्यू में हिंज बॉडीज दिख रही है। बात समझ में आ रही है? अब ये अभी आरबीसी कहाँ है? ब्लड में। ये आरबीसी अभी कहाँ है? ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो ये आरबीसी स्प्लीन में भी जाएंगी। और जब ये आरबीसी स्प्लीन में जाती हैं तो ये जो हिंज बॉडीज होती हैं इनको जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो फैगोसाइट कर लेती हैं। तो जैसे ही ये आरबीसी स्प्लीन में जाती है, कहां जाती है? स्प्लीन में जाती है, तो ये जो हिंज बॉडीज थी, डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन था, क्या आप टूटे हुए हीमोग्लोबिन को रखना चाहोगे? नहीं। तो स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो इन हिंज बॉडीज को क्या कर लेती हैं? फैगोसाइट कर लेती है। तो आपको फिर क्या मिलता है? मान लो ये आरबीसी थी, ये मान लो ये आरबीसी थी, इसमें ये वाला टुकड़ा निकल गया, तो आपको यही सिप तो देखने को मिलेगी। अब आपको आरबीसी कैसे देखने को मिलेगी? इस तरीके से देखने को मिलेगी स्प्लीन में। ये गेम कहां है? स्प्लीन में। देखो यहाँ पे आरबीसी इस तरह की है, ये ब्लड में, ये क्या है? ब्लड में। और ये कहां बात हो रही है? स्प्लीन में। ब्लड से जब कहां पहुंच गई? स्प्लीन में पहुंच गई। जब स्प्लीन में पहुंचती है तब ये जो हिंज बॉडीज थी, ये हिंज बॉडीज क्या होती हैं? इनको आपकी जो मैक्रोफेजेस है वो फैगोसाइट कर लेती है। अब आरबीसी की शेप चेंज हो गई, तो आरबीसी अब इस शेप से अपने आप को किस शेप में कन्वर्ट कर लेती है? साइज कम हो गया ना आरबीसी का, वो पार्ट निकल के चला गया, फैगोसाइट हो गया। तो आरबीसी अब अपने आप को कैसे कन्वर्ट कर लेती है? स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि आरबीसी का वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो आरबीसी अब कैसी हो जाती है? स्फेरिकल शेप की हो जाती है। और स्फेरिकल शेप की आरबीसी को आपकी स्प्लीन की जो टाइनी ब्लड वेजल्स हैं, जब ये स्फेरिकल शेप की हो जाती है तो इसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबिलिटी, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। डिफॉर्मेबिलिटी एक टेंडेंसी होती है आरबीसी की शेप चेंज करने की, कि वो जिस रास्ते से गुजरे शेप चेंज करके इजीली निकल जाए। लेकिन जब ये स्प्लीन में ट्रेवल कर रही होती है तो स्प्लीन की जो कैपिलरी है वो बहुत थिन है। स्प्लीन की कैपिलरी क्या है? थिन है। तो जैसे ही स्फेरिकल शेप आरबीसी इस थिन कैपिलरी में जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। मोटा मोटी एक बात समझो कि जब इसमें से फैगोसाइटोसिस हो गई हिंज बॉडीज की, तो क्या हुआ? इसकी शेप और इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो गई। और ये स्फेरिकल शेप की जो आरबीसी होती हैं, जब ये टिनी कैपिलरी से गुजरती हैं स्प्लीन की, तो ये क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और क्या हो जाता है? हमको हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। आरबीसी टूट जाती है ना, जब इस टिनी कैपिलरी से गुजरती हैं तो वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं। तो ब्रेक डाउन कर रही है यानी आपका देखने को मिल रहा है? हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल रहा है। और ये आरबीसी कहां टूट रही है? ब्लड वेजल्स के अंदर टूट रही है या बाहर टूट रही है? क्योंकि ये ब्लड वेजल के बाहर टूट रही है, इसलिए हमको बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। अगर ब्लड वेजल के अंदर टूटती हैं तो बोलते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं? इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। लेकिन बाहर टूट रही है, स्प्लीन के अंदर टूट रही है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। आपको एक बात बता दूं, स्फेरिकल आरबीसी आपको 3 जगह देखने को मिलती है। स्फेरिकल आरबीसी आपको 3 जगह देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर आपको कहीं स्फेरिकल आरबीसी देखने को मिल रही है तो सबसे पहले आप सस्पेक्ट करेंगे कि उस पर्सन को ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है कि नहीं। अगर आपको किसी पर्सन के ब्लड में स्फेरिकल आरबीसी दिख रही है तो आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि उस पर्सन को ये बीमारी तो नहीं है, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इसके लिए आप कराएंगे कूम टेस्ट। क्या कराएंगे? कूम टेस्ट। कूम टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि पर्सन को यही बीमारी है और इसी बीमारी की वजह से पर्सन की जो आरबीसी है वो स्फेरिकल है। लेकिन अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तब आप सोच सकते हैं कि इस पर्सन को क्या हो सकता है, या तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है या फिर G6PD हो सकता है। तो 3 ही डिसीज ऐसी हैं जिसमें आपकी आरबीसी स्फेरिकल होती है। पहला है आपका ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, दूसरा है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और तीसरा है G6PD डेफिशिएंसी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायग्नोसिस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, कैसे पता करेंगे किसी पर्सन के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी है? ठीक है, इसको थोड़ा पीछे ले जाता है।
तो हमें डायग्नोसिस करना है G6PD डेफिशिएंसी का। अब डायग्नोसिस होगी मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी को देख के। हम पर्सन का ब्लड सैंपल लेंगे, क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, और ब्लड सैंपल्स में हम आरबीसी देखेंगे। यानी कि एक पर्सन को मान लीजिए G6PD डेफिशिएंसी है, G6PD डेफिशिएंसी है, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे डायग्नोस करोगे, तो आप उसका ब्लड सैंपल लोगे, ठीक है, और इसका क्या करोगे, पेरिफेरल स्मीयर तैयार करोगे और देखोगे उसकी क्या देखोगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी देखोगे। आपको क्या दिखेगा, जब आप ब्लड सैंपल लेंगे तो आप इस सैंपल को स्टेन करेंगे, क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। स्टेन किससे करेंगे, रोमेनोवस्की स्टेन से। किससे, रोमेनोवस्की स्टेन से। लेकिन एक खास बात है, जब आप आरबीसी को, ये आपने ब्लड सैंपल लिया, ध्यान रखना, ठीक है, जब आप ब्लड सैंपल में जो आरबीसी हैं उनको रोमेनोवस्की स्टेन से स्टेन करोगे, तो ये जो रोमेनोवस्की स्टेन जो है ये हिंज बॉडीज को स्टेन नहीं करता है। तो आप एक चीज सोचो, आप एक चीज सोचो कि मान लीजिए इस आरबीसी को मैं स्टेन करूं, ये इस वाली को, इस वाली आरबीसी को मैं स्टेन करूं, इससे रोमेनोवस्की स्टेन से, और मैं आपको कह रहा हूं कि रोमेनोवस्की स्टेन जो है वो इस हिंज बॉडीज को स्टेन नहीं करेगा। ये जो हिंज बॉडीज हैं इनको स्टेन नहीं करेगा, बाकी सबको स्टेन कर देगा। तो आपको जो लुक नजर आएगा रोमेनोवस्की स्टेन से, क्या वो ये वाला लुक नहीं नजर आएगा, क्योंकि हिंज बॉडीज वाला जो पार्ट है वो तो वो स्टेन ही नहीं कर रहा है। तो जब आप ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल को रोमेनोवस्की स्टेन से स्टेन करते हैं, तो आपको आरबीसी का लुक अगर इस तरीके का नजर आ रहा है, तो यानी पर्सन के अंदर क्या है, G6PD डेफिशिएंसी है। अब ये लुक क्या है, ये लुक है बाइट सेल। क्या है, बाइट सेल। बिल्कुल ऐसे समझो कि एक केक थी, उस एक केक का एक टुकड़ा निकाल लिया, बाइट कर लिया, ठीक है, हमने एक बाइट ले ली उस केक की, तो वो जो बचा हुआ दिख रहा है वो ऐसा है। तो बेसिकली यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप रोमेनोवस्की स्टेन से स्टेन करोगे तो वो जो हिंज बॉडीज है वो आपको अपीयर नहीं होती रोमेनोवस्की स्टेन में। तो जो अपीयर होता है वो आपको कैसा दिखता है, इस तरीके का, जैसे एक केक हो और उसमें से एक बाइट ले ली गई हो। तो जो आपको दिखती है उनको हम बोलते हैं बाइट सेल्स या फिर डेग्मासाइट्स। क्या बोलते हैं, डेग्मासाइट्स। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, डेग्मासाइट्स। तो रोमेनोवस्की स्टेन से जब स्टेन करोगे तो आपको हिंज बॉडीज नहीं दिखेंगी, बचा हुआ दिखेगा। बचा हुआ कैसा दिखेगा, इस तरीके से, जैसे कोई केक थी उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया, बाइट कर लिया। तो आपको जो सेल दिखती है उनको हम बोलते हैं बाइट सेल्स या फिर डेग्मासाइट्स। अब एक सवाल आता है कि सर हमें तो दोनों देखने हैं, हमें तो ये वाला भी देखना है पोर्शन और हिंज बॉडीज वाला देखना है, तो हम क्या करें, तो आप स्टेन बदल दो, आप यूज करिए क्रिस्टल वायलेट स्टेन। जब आप क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज करेंगे तो आपको दोनों दिख जाएंगे। दिखा देते हैं आप, यहां आपने क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज किया है। जब आपने क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज किया है तो जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ये हिंज बॉडीज हैं, और जो आपको बचा हुआ दिख रहा है वो बचा हुआ पार्ट है आरबीसी का, जहां पे हीमोग्लोबिन सही है। और हिंज बॉडीज क्या है, डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। तो जब आप क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज करोगे तो आपको दोनों चीजें दिख जाएंगी, हिंज बॉडीज भी दिख जाएंगी और बचा हुआ पार्ट भी दिख जाएगा आरबीसी का। लेकिन जब आप रोमेनोवस्की स्टेन यूज करोगे तो आपको बाइट सेल दिखेंगे, जिनको हम डेग्मासाइट बोलते हैं, इस तरीके से, जैसे किसी ने एक बाइट ले ली हो, टुकड़ा काट के ले लिया हो। समझ में आ गई बात। तो ये ऐसे हम डायग्नोसिस करेंगे ब्लड सैंपल लेके। अच्छा, क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं G6PD डेफिशिएंसी के। तो क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बताया था कि जो आपका G6PD डेफिशिएंसी में जो हीमोलिटिक एनीमिया है वो कहां हो रहा है, तो मेनली स्प्लीन में हो रहा है। तो मेनली G6PD डेफिशिएंसी से एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होती है। तो जब एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस हो रही है तो सिम्टम भी कौन से आएंगे, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस वाले। हीमोलिटिक एनीमिया वाले चैप्टर में मैंने आपको इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस और एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस दोनों के सिम्टम बताए थे। इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस में क्या होता है, आरबीसी ब्लड वेजल के अंदर टूटती है, और आरबीसी ब्लड वेजल के अंदर टूटेगी तो यहां ब्लड में क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकल के बाहर आएगा। आरबीसी ब्रेकडाउन करी ब्लड वेजल के अंदर, तो आरबीसी जब टूटेगी तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। और यही ब्लड जब किडनी में जाता है तो ये हीमोग्लोबिन फिल्टर हो जाता है यूरिन के थ्रू बाहर, तो वहां दिखने को मिलता था हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया वो इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस में दिखता था। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस अगर हो रही है तो क्या नजर आएगा, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होती है तो आपको एक तो पेलार नजर आएगा। पेलार मतलब जब बंदे की आरबीसी टूट रही है तो उसके अंदर ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो बंदा पेल पेल दिखेगा, पेल कलर दिखेगा। दूसरा, आरबीसी जब टूटती है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, और हीमोग्लोबिन टूटता है तो ये बनाता है ब्लूरबिन, तो पर्सन के अंदर ब्लूरबिन का अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो क्लिनिकल फीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेलार देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगी। बट एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस जब मैंने आपको हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में पढ़ाया था तो वहां मैंने इसके सिम्टम बताए थे। क्या सिम्टम बताए थे, कि इसमें स्प्लेनोमेगली भी होती है और क्या होता है, गोल्डस्टेन का फॉर्मेशन भी होता है। हीमोलिटिक एनीमिया में मैंने बताया था, किसमें, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस में।
हेमोलिटिक एनीमिया में जब मैंने आपको एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस बताई थी, तो यहाँ पेलार और जॉन्डिस के अलावा मैंने 2 सिम्टम और बताए थे वहां पे हेमोलिटिक एनीमिया में, स्प्लेनोमेगली और गॉलस्टोन, लेकिन वो दोनों यहां नहीं बनते। तो स्प्लेनोमेगली और गॉलस्टोन तब बनेंगे जब लगातार बीमारी रहे, लेकिन G6PD डेफिशिएंसी जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि लगातार बीमारी रहे। इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो एंजाइम बिल्कुल ही एब्सेंट है या थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। तो जब थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तब तो इतनी सीवियरिटी नहीं रहेगी ना। तो सीवियरिटी कब रहेगी? जब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आ जाएंगे। मान लो कि एंटी मलेरियल ड्रग खा ली, ठीक है, फेवाबीन्स खा लिए, बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन आ गया, तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में इसके इंटरमीडिएट एपिसोड रहते हैं G6PD डेफिशिएंसी के, क्योंकि कम एंजाइम होगा तभी भी काम चलता रहता है थोड़ा बहुत। और सीवियर कब होती है ये चीज? G6PD डेफिशिएंसी सीवियर कब होती है? जब एक्सटर्नल फैक्टर और एक्ट कर जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग यूज हो जाए, या फेवाबीन्स भी यूज हो जाए। तो बेसिकली ये कोई क्रोनिक और कंटिन्यूअस डिसीज नहीं है। और स्प्लेनोमेगली और गॉलस्टोन तब बनते हैं जब कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस हेमोलिटिक एनीमिया रहे। कौन सा वाला? एक्स्ट्रावास्कुलर। बात समझ आ गई? इसलिए इसमें स्प्लेनोमेगली और गॉलस्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें क्रोनिसिटी नहीं है, इंटरमीडिएट एपिसोड देखने को मिलता है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के बारे में। तो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि अब नहीं किए जाते हैं, नाम आपको बता देते हैं, मीथ हीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट और फ्लोरोसेंट स्पॉट टेस्ट। तो क्या किया जाता है? कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है G6PD एसे। सिंपली आप क्वांटिटेटिव ऐसे करिए G6PD एंजाइम का, और उससे आप एग्जैक्टली मेजर कर लीजिए कि उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, लेवल क्या है और उसकी एक्टिविटी क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट द G6PD डेफिशिएंसी एंड हेमोलिटिक एनीमिया। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।